Good morning, friends. I am HS Radna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 6 डेज चैलेंज में भारत के संविधान की। तो दोस्तों, आज भारत के संविधान की आज क्लास 7 है, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए, भारत के संविधान के भाग 2 में हमने एक क्लास पीछे कर चुके हैं हम, और आज हम दूसरी क्लास कर रहे हैं भारत के जो भाग 2 है, संविधान का भाग 2 है उसकी। वैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं क्लास कर रहे हैं आज। आप प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी क्लास भी देख सकते हो, ठीक है। और बाकी क्लासें आप जब सीरियल सीक्वेंस से देखोगे तो ही आपको अच्छे से समझ आएगा, ये आप ध्यान रखें। तो देखिए, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान भारत का संविधान बाई HS सर, कॉन्टैक्ट नंबर 6376204163। व्हाट्सअप नंबर की हम बात करते हैं तो 9660150190। तो दोस्तों, आप व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हो, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर आपको नए नए क्वेश्चंस और आपको सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो सारे कंटिन्यूअसली हम भेजते रहते हैं, सेंड करते रहते हैं टेलीग्राम पर। तो आप टेलीग्राम हरवीर सर के चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था पहले तो वो देखेंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सिर्फ ये बात देखी थी कि जब संविधान लागू हुआ था तब नागरिकता सिटीजनशिप किन किन आधार पर, बेसिस पर मिलती थी, ठीक है। तो हमने 4 प्रकार से बताई थी नागरिकता, 4 प्रकार से संविधान लागू होते ही 4 प्रकार से मिलती थी। पहला था मूल के आधार पर, आर्टिकल 5, मूल निवास के आधार पर, आर्टिकल 5। दूसरा था दोस्तों, दूसरा क्या तरीका था कि पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों को, पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी, आर्टिकल 6। तीसरा तरीका हमने ये पढ़ा था कि भारत से क्या, जैसे देश, देखिए पहला तो पाकिस्तान से आने वाले तो कौन है दोस्तों, जैसे भारत का विभाजन हुआ तो वो क्या पाकिस्तान में ही रह गए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम भी हो उस समय तो, ठीक है। अभी जो संशोधन हुआ है उसमें हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे विभाजन हुआ तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रह गए, बाद में उन्होंने सोचा कि हमें भारत की नागरिकता लेनी है, तो फिर वो भारत में आकर नागरिकता ले सकते हैं, आर्टिकल 6 के अनुसार। संविधान लागू हुआ था तब की बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपको ये पेचीदा टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त और टिपिकल टॉपिक है, लेकिन बहुत साधारण सी भाषा में आपको चीज़ें मैं क्लियर करवाऊँगा, तो आप एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझें। यहाँ पर नागरिकता यानी भाग 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया, और भाग 1 अच्छे से समझ में आ गया, और बेसिक आपको समझ में आ गया, तो आप ये मान लीजिए संविधान आ गया समझ में। आगे वाले चीज़ें हैं वो टफ नहीं है, आसानी से समझ आएंगे वो, ठीक है। भाग 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं वो बड़े आसानी से आपको समझ आएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ आप अच्छे से समझ लीजिए। तो आर्टिकल 6 में तो जो पहले ही पाकिस्तान में रह गए थे और भारत की नागरिकता बाद में वो लेना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन आर्टिकल 7 किसके लिए है दोस्तों, कि भारत का विभाजन हो गया, विभाजन के बाद कुछ लोगों ने सोची कि हमें पाकिस्तान में जाना है और पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण करनी है, तो वो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान जा कर के उन्होंने देखा काम धाम, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ लोगों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, इस आधार पर उन्होंने जब देखा तो उन्होंने इच्छा फिर से भारत में आने की जताई, भारत की नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा जताई। तो दोस्तों, भारत से कहाँ चले गए वो, पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से भारत में नागरिकता लेना चाह रहे हैं, आर्टिकल 7। ये तीसरा प्रकार था दोस्तों। चौथा प्रकार ये था NRI, नेशनल रेसिडेंट इंडियन, यानी अप्रवासी भारतीय, यानी अन्य देशों में रह रहे हैं, बाकी जैसे USA में, ब्रिटेन यानी UK, फ्रांस, जो भी देश में रह रहे हैं उनके लिए, NRIs के लिए।
तो उनको आर्टिकल 8 के तहत नागरिकता दी जाती है। ये 4 प्रकार हो गए नागरिकता ग्रहण करने के। आर्टिकल 9 के आधार पर नागरिकता को त्याग सकते हैं। आर्टिकल 10 में क्या है, जो नागरिक के अधिकार हैं उनमें निरंतरता। और आर्टिकल 11 क्या है दोस्तों, भारत के संविधान ने संसद को इतनी पावर दी है कि वो चाहे जब, ये पावर दी है, ये शक्ति दी है कि वो चाहे तब नागरिकता में संशोधन कर सकता है। और इसी आर्टिकल 11 का उपयोग करते हुए नागरिकता में संशोधन किए गए पहला नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। फिर उसके बाद 1986 लाया गया। फिर 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 इस तरीके से फिर बाद में संशोधन हुए। तो देखिए आज हम क्या बात करेंगे दोस्तों, वो तो हम बता चुके हैं किस प्रकार से संविधान लागू हुआ था, तब किन आधारों पर नागरिकता मिलती थी। और आज हम बात करेंगे कि भाई 1955 में क्या नए प्रावधान थे, फिर 1986 में क्या चेंजेज किया गया और 1992 में क्या चेंजिंग किया गया। तो देखिए दोस्तों अब हम एक एक जो अमेंडमेंट हुआ है, नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया है, उनको एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों जो 1955 वाला है उसमें संविधान लागू हुआ था, उसके बाद वाला, उसके बाद जिस तरीके से नागरिकता दी गई थी उन्हीं के बारे में बताया गया है। यानी वही 4 प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है। वैसे इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, देखिए किस आधार पर, एक तो मूल वंश के आधार पर, यानी भारत का मूल निवासी है, एक वंश के आधार पर किस प्रकार दी जाती है दोस्तों। देखिए भारत के मूल निवासी के आधार पर कैसे दी जाती है, ये चीज़ों को आप प्रैक्टिकली समझिए, अन्यथा आपको दिक्कत आएगी। तो भारत के मूल निवासी के आधार पर किस प्रकार से दी जाती है दोस्तों, कि भाई यदि वो भारत में जन्म लिया है, कोई भी बच्चा है उसने भारत में जन्म लिया है तो उसको मिल जाएगी नागरिकता। उसको क्या नागरिकता मिल जाएगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता था। कैसे, कोई भी विदेशी महिला है और जैसे ही उसको मतलब बच्चे को जन्म देना हो और उसको भारत की नागरिकता लेनी है तो वहाँ आकर के वो जन्म देगी तो वो बच्चा वहाँ का नागरिक हो जाता था। तो ये बड़ी दिक्कत की बात थी उस समय। वंश के आधार पर कैसे दी जाती थी, वंश के आधार पर यदि कोई भी मतलब भारतीय है और किसी दूसरे देश में जाकर रहे तो भी उसे नागरिकता मिल जाती थी, दूसरे देश में जाकर रहने पर भी। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती थी। बस ये बात देखना होता था कि उसके माता पिता या दादा दादी भारत से हैं या नहीं है, ये बात देखनी होती थी। तो इस आधार पर यानी वंश के आधार पर भी नागरिकता मिल जाती थी। एक रजिस्ट्रेशन के आधार पर यानी पंजीकरण करवा करके भी नागरिकता, एक नेचुरलाइजेशन के आधार पर भी यानी प्राकृतिक रूप से भी नागरिकता मिल जाती है। तो देखिए हम 1955 वाले को पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए 1955 का एक्ट की हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले 1955 के एक्ट की, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो देखिए अब हम इसमें एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो देखिए संविधान के आर्टिकल 11 ने संसद को ये अधिकार दिया है कि संसद नागरिकता के संबंध में पैमाना तय करे। इस अधिकार के तहत संसद नागरिकता कानून 1955 लेकर आई। 1955 में नागरिकता कानून पहली बार लाया गया। इस अधिनियम में बताया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद से भारत का नागरिक कौन होगा, कैसे उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ये सारी बातें 1955 के जो नागरिकता अधिनियम है इसमें क्या बताया गया है दोस्तों। बताया तो वही गया है कि भाई 4-5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। मूल वंश के आधार पर, मूल यानी भारत का मूल निवासी है, वंश के आधार पर। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, गांठ बांध लेना, ठीक है। एक तो किस आधार पर,
मूल निवासी के आधार पर, एक वंश के आधार पर, एक नेचुरलाइजेशन के आधार पर यानी प्राकृतिक रूप से, एक रजिस्ट्रेशन के आधार पर यानी पंजीकरण करवाकर, एक भूमि अर्जन के आधार पर। ऐसे ऑप्शन डालते हैं कि भाई किस आधार पर भारत में नागरिकता नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको पांचों आधार पर नागरिकता मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए नागरिक होने की शर्त क्या है। नागरिक होने की बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से मैंने आपके सामने ये टॉपिक पेश करना है, आपको ये अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत भारत का नागरिक होने की कुछ शर्तें हैं। इस कानून में नागरिकता के आधार पर तय किए गए जन्म, वंश यानी जन्म भारत में हुआ हो, वंश यानी उसके मान लीजिए वो विदेश में तो चले गए लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी भारत से हैं तो मिल जाएगी साहब। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, प्राकृतिक रूप से, भूमि अर्जन यानी भूमि खरीदने पर उन्हें नागरिकता मिल जाती है। इसको थोड़ा डिटेल से हम देखते हैं, वैसे बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक एक को हम देखते हैं। वंश के आधार पर देखिए मूल निवासी के आधार पर मैं पहले बता चुका हूं और इसमें भी वही उन्हीं चीज़ों को ऐड किया गया था जो 26 जनवरी 1955 में जो बातें थी उन्हें ही इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि भाई भारत के मूल निवासी के आधार पर उसको 2-3 प्रकार से मिलती थी। एक तो क्या उसने भारत में जन्म लिया हो, उसने कहाँ पर भारत में जन्म लिया हो तो इसका दुरुपयोग होता था। दूसरा उसके माता पिता भारतीय हैं, माता पिता में से कोई एक क्या हो भारतीय, तो ये ठीक है फिर भी। तीसरा ये था कि वो 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, इस आधार पर मिल जाती थी। तो देखिए इसमें क्या परिवर्तन हुआ वो देख लेते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए 1955 के एक्ट में जन्म को भारत की नागरिकता का आधार बताते हुए कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 5 कहता है ये बात। लेकिन इस नियम के बाद मुश्किल ये हो गई कि माता पिता के बारे में कोई सटीक नियम नहीं था। माता पिता के बारे में कोई बात ही नहीं थी कि माता पिता कहाँ के हैं, विदेशी हैं या भाई हमारे एनिमीज कंट्रीज के हैं यानी दुश्मन देशों के नागरिक हैं। माता पिता की कोई बात ही नहीं हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो ये दिक्कत वाली बात थी। तो देखिए इस नियम के हिसाब से अगर किसी विदेशी का बच्चा भी भारत में पैदा होता है तो उसे अपने आप संवैधानिक तौर पर भारत की नागरिकता मिल जाती। तो देखिए ये बात थी दोस्तों। इस आधार पर यदि कोई भी विदेशी का बच्चा भारत में जन्म लेता तो उसको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाती थी। अब ये सरकार को 30-31 साल बाद बात समझ में आई। 1955 में तो ये कर दिया था, फिर 1986 में सोचा कि भाई ऐसे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, कोई भी भारत में जो नागरिकता लेना चाहता है वो भारत में 6 महीने का पासपोर्ट बनवाएगा, वीज़ा बनवाएगा और भारत में आकर बच्चे को जन्म दे देगा, उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये तो बड़ी पेचीदा स्थिति है। फिर उन्होंने क्या 1986 में उनको कुछ समझ आई और उन्होंने क्या किया कि भाई जन्म के आधार पर यानी नागरिकता मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यह रख दी गई कि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना जरूरी है। उसके माता पिता में से कोई एक कहाँ का होना जरूरी है, भारतीय होना जरूरी है। 1986 में ये चेंज हो गया। ये चेंजिंग वाले जो पॉइंट है ना, इनको अच्छे से सेट कर लेना माइंड में, अन्यथा बड़े दिक्कत आने वाली है आपको इस टॉपिक में। मैंने बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर पेश किया है, बहुत मेहनत से आपके सामने पेश किया है। आप किसी बुक में पढ़ोगे, एम लक्ष्मीकांत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, एम लक्ष्मीकांत, डी बसु, एम लक्ष्मीकांत और भी कई बुक्स का मैटर यहाँ पर रखता हूँ मैं। ज़्यादा मैं एम लक्ष्मीकांत पर फोकस करता हूँ। लेकिन दोस्तों आप खुद एम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे,
आपको यही पता नहीं चलेगा कि साहब इसमें ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए आपको बड़ा फोकस करना है, वीडियो पूरी देखनी है, चीज़ें पूरी आपको लिखनी है। देखिए थ्योरी ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, मैं मैटर पूरा देता हूँ, तो आपको पूरा ही लिखना है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो देखिए 1986 में क्या संशोधन हुआ वो देख लेते हैं। तो देखिए इस एक्ट में संशोधन हुआ 1986 में। इस संशोधन में बताया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ शख्स भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके माता पिता दोनों का या उनमें से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उनमें से माता पिता में से कोई एक या दोनों का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ये तो कब परिवर्तन हुआ था दोस्तों? 1986 में पहली बार 31 वर्ष में। 1955 में तो यही प्रावधान कर दिया था, भाई दे दी जाएगी, भारत में जन्म कोई बच्चे का करवाते रहो आप और नागरिकता लेते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़ता जा रहा था देश, इसी तरीके से घुसपैठ हो रही थी, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इधर तो बांग्लादेशी असम में आ करके और जन्म दे रहे हैं बच्चों को, साहब धड़ाधड़ काम चल रहा है। इधर से पाकिस्तान वाले हैं, महिलाएं आ रही हैं, और इधर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है, वहाँ पर बच्चों को जन्म दे रही हैं और नागरिकता प्राप्त कर रही हैं। ये खेल चल रहा था, है ना। अब हम बात करते हैं, तो ये 1986 में इतना कर दिया, ये ठीक था। अब हम देखते हैं 2003 में क्या हुआ था दोस्तों। तो देखिए 2003 में आप समझिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपके सामने पेश किया है। 2003 में इसमें फिर से संशोधन हुआ। इसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, या माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। प्रवास के सारे कानून कागजात उसके पास होने चाहिए। तो दोस्तों देखिए, बाकी तो वही था ना, बाकी तो 1986 वाला ही है। कैसे कि भाई नागरिकता मिल जाएगी भारत में जन्म के आधार पर, उसके माता पिता दोनों भारतीय हों या कोई एक भारतीय हो। ऐसा कैसा लिखा हुआ है 1986 में। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया कि भाई जैसे माता तो है भारतीय, पिता विदेशी है, तो विदेशी के पास अवैध तरीके से प्रवास के कागजात न हों, लीगली कागजात हों, यानी लीगल तरीके से उसने मतलब वहाँ पर पासपोर्ट बनवाया है भारत का, और मान लीजिए 5 साल रह रहा है, 2 साल रह रहा है, 1 साल से रह रहा है, तो उसके पास 1 साल का वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट से वो एंट्री हुई हो उसकी, तो कागजात लीगल होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए। अवैध प्रवास के साथ यदि कोई रह रहा है, भाई जैसे कोई महिला आई भारत में, वो अवैध प्रवास है, तो वो तो घुसपैठ ही हो गई ना, और उसने भारत में किसी व्यक्ति से क्या कर ली। उसमें 1986 वाले में यही हो रहा था दोस्तों। 1986 वाले में क्या समस्या हो रही थी, बाद में साहब वो तो बंद हो गया। अब क्या होता, या तो भाई जैसे लाइजन बना लेते हैं पैसे वैसे दे करके, तो जैसे बांग्लादेश से कोई महिला आ गई और भारत में किसी से शादी कर ली साहब, अब बच्चों को जन्म दे रही है, वही काम हो रहा है, ठीक है। इलीगल तरीके से अंदर आ जाते थे, वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्यों मतलब लीगल प्रवास की बात ही नहीं हुई थी उसमें, तो वहाँ पर ये समस्या आई। तो इस समस्या को दूर करने के लिए 2003 में क्या किया गया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर मिल जाएगी, उसके माता पिता दोनों भारतीय हों तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक भारतीय है तो दूसरे जो विदेशी है ना, उसके पास लीगल कागज होने चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। तो ये 2003 में चेंज हुआ। ये आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी ये चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फिर से वही काम धाम चल रहा था, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। अब देखिए ये लाइनें बीच में आपको थोड़ा सा देख लेनी है। असम में पहले ड्राफ्ट में बाहर हो चुके लोगों के लिए एनआरसी का दूसरा और तीसरा ड्राफ्ट लाया गया, तो एनआरसी को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वंश के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता। अब देखिए जन्म के आधार पर तो 2 बार ही संशोधन हुआ दोस्तों, एक 1986 और एक 2003, लेकिन अब वंश के आधार पर कब कब हुआ है वो देख लीजिए आप। तो देखिए
सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद से विदेश में पैदा हुआ वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक होगा जिसके पिता भारत के नागरिक होंगे, लेकिन ये लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण था। दोस्तों इसमें क्या कह दिया था 1955 वंश के आधार पर कैसे मिलती थी कि भाई भारत का विदेश में मान लीजिए कोई बच्चा, किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये थी कि बच्चे का पिता भारतीय हो, यानी भारत वाले ने किसी विदेशी लड़की से शादी की है, भारत के लड़के ने किसी विदेशी लड़की से शादी की है और फिर विदेश में बच्चा पैदा हो गया है तो उसको नागरिकता मिल जाती थी। अब यहाँ पर साफ बात आई कि भाई ये तो आर्टिकल 15 का क्या हो रहा है, आर्टिकल 15 का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। भाई आर्टिकल 15 में तो ये था लिंग भेदभाव इनके आधार पर मतलब भेद नहीं किया जाएगा, तो यहाँ लिंग के आधार पर भेद हो रहा था कि भाई किसी भारतीय महिला ने किसी विदेशी पुरुष से कर ली तो साहब उसके बच्चे को नहीं मिलती थी, उसके बच्चे को नागरिकता नहीं मिलती थी। ये बात था 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ तो 1955 के अधिनियम में ये बात थी, यानी कोई लड़का भारतीय है, लड़की विदेशी है, रह रहे हैं मान लीजिए विदेश में ही, तो उनको वंश के आधार पर मिल जाती थी। लड़का क्या हो यानी उस बच्चे का पिता भारतीय हो। तो साहब यहाँ पर ये था कि जब कोई महिला है, जो कोई भाई भारत की महिला है, कोई लड़की है, विदेशों में अच्छे पैकेज पर चली गई, वहाँ पर वो क्या काम अच्छा करने लग गई और उसने देखा कि चलो यहीं शादी वादी कर लेते हैं, विदेश में ही क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। अब साहब उसको ये टेंशन रहती थी कि भाई मैं नागरिक भारत का ही रहना चाहती हूँ, मैं नागरिक भारत की ही रहना चाहती हूँ। तो भाई बड़ी समस्या आती थी कि भाई नागरिकता तो नहीं मिलती थी इस आधार पर, क्योंकि 1955 में तो ये प्रावधान था ना कि भाई उसका बच्चे का पिता भारतीय होना चाहिए, अब माता भारतीय है तो नहीं मिलती थी, तो इसमें चेंज किया गया दोस्तों। ये क्या था, भेदभावपूर्ण था। तो इसके लिए वंश वाले के लिए 1992 में परिवर्तन हुआ। देखिए जन्म के आधार पर तो 2 बार संशोधन हुआ, 1986 में और 2002। 1986 में क्या हुआ कि भाई माता पिता दोनों या उनमें से कोई एक भारतीय होना जरूरी कर दिया था। 2003 में क्या करा कि भाई लीगल रूप से होना चाहिए, दूसरा जो भी है चाहे तो वो माता है चाहे पिता है, उसने लीगल प्रवास किया हो भारत में, कागज पूरे हैं उसके पास तो ही मिलता था, वो 2003 में हो गया। अब हम बात करते हैं वंश के आधार पर क्या समस्या आ गई दोस्तों। वंश के आधार पर उन्हें मिलती थी केवल नागरिकता जिनके पिता क्या हों, भारतीय हों। तो फिर भारत की लड़कियां जब वहाँ शादी कर लेती थी तो फिर उनकी भारत से उनके बच्चों को भारतीय नागरिकता नहीं मिलती थी। ठीक है, तो इसमें 1992 में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, संशोधन कर दिया। और इसमें क्या कि भाई चाहे तो माता भारतीय हो चाहे पिता भारतीय हो, मिल जाएगी साहब वंश के आधार पर। तो देखिए इसलिए 1992 में इस एक्ट में संशोधन हुआ, प्रावधान जुड़ा कि 26 जनवरी 1950 के बाद से विदेश में पैदा हुआ जो वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जिसके पिता या माता दोनों या दोनों में से कोई एक भी भारतीय हो, कोई एक भी भारत का नागरिक हो। तो ये समस्या खत्म कर दी थी लिंग के आधार वाली, क्योंकि लड़कियों को दिक्कत आती थी इससे। अब हम बात करते हैं आगे। इसके बाद एक संशोधन और हुआ जिसमें जोड़ा गया कि नागरिकता तभी मिलेगी जब पैदा होने के साल भर के अंदर बच्चे को उस देश की भारतीय एम्बेसी में रजिस्टर कराया गया हो। दोस्तों हर देश की क्या होती है, एम्बेसी होती है। जैसे कोई भारतीय महिला है या पुरुष है, वो यूके में रहता है साहब, यूनाइटेड किंगडम में रहता है, तो यूके में भारत की एम्बेसी भी होगी दोस्तों। अब मान लीजिए उसका बच्चा हो गया और वो नागरिकता भारत की दिलाना चाहते हैं, तो फिर भाई वहाँ पर ये कह दिया कि बच्चे का जन्म हुआ है ना, उसके साल भर के भीतर भीतर भारत की जो एम्बेसी है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाओ, तब नागरिकता मानी जाएगी। तो ये चेंज और हो गया थोड़ा सा।
इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए पंजीकरण के आधार पर भी भारत के नागरिक, अब पंजीकरण की बात, पहले हमने बात करी थी जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर 2 बार संशोधन हुआ, 86 और 2003। फिर हमने बात करी वंश के आधार पर, वंश के आधार पर एक तो 1992 में क्या हो गया, संशोधन हुआ, और एक बार बस थोड़ा सा ये जोड़ा गया कि एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन हो। अब हम पंजीकरण के आधार पर बात कर रहे हैं, तो पंजीकरण के आधार पर भी भारत के नागरिक होने का अधिकार मिलने का नियम इस एक्ट में है। जैसे अगर किसी शख्स ने भारत के नागरिक से शादी की तो उसे भारत का नागरिक या भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन इसके लिए शर्त ये थी कि जिस नागरिक से शादी हो रही है वो 7 साल से भारत में रह रहा हो। पंजीकरण के आधार पर दोस्तों ये था कि भाई कोई भी शख्स है, चाहे लेडीज है चाहे पुरुष है, वो भारतीय व्यक्ति से मान लीजिए क्या शादी कर लेता है तो उसको नागरिकता भारत की मिल जाएगी, लेकिन इसमें शर्त ये थी कि वो व्यक्ति चाहे लड़का हो चाहे लड़की 7 साल से पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरे कागजों के साथ भारत में रह रहा हो। तो ये बात बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कौन भारत के नागरिक नहीं हो सकते, तो वो दोस्तों हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम देखेंगे कि कौन भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं। संशोधन आपको 1986 में क्या हुआ वो समझ में आ गया, 2003 में क्या हुआ वो आ गया, 1992 में क्या हुआ वो आ गया। तो जन्म के आधार पर तो 1986 और 2003 में हुआ, वंश के आधार पर कब हुआ, 1992 में हुआ। ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भारत के नागरिक कौन नहीं हो सकते। तो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि या तो किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, मान लीजिए कल को आप में से कोई भी, मान लीजिए विनीत है, कोई स्टूडेंट है अपना विनीत चाहता है कि भाई वो क्या यूके में बसना चाहता है या अमेरिका में बसना चाहता है, तो उसने क्या करा, उसने यहाँ कह दिया कि भाई मैं तो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर रहा हूँ, तो यहाँ स्वतः ही उसकी नागरिकता भारत में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों नागरिकता समाप्त होने का, भाई उसने भारत की नागरिकता त्याग दिया इच्छा से, पहले उसने दूसरे देश की कर ली, भारत की नहीं त्यागी, पर वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। दूसरा तरीका भारत की उसने स्वेच्छा से त्याग दी तो फिर भाई फिर भी हो जाएगी, है ना, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा तरीका ये था दोस्तों कि भाई भारत में नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, भारत में नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। कैसे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो शत्रु देश का साथ दे रहा है, देशद्रोही काम में लिप्त है, देशद्रोही काम में क्या है, लिप्त है, जैसे भाई टेररिस्ट वगैरह हैं उनको खुफिया सूचना दे रहा है, या मान लीजिए पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है तो पाकिस्तान की सहायता कर रहा है, तो इस आधार पर सरकार है जो उसको भारत की नागरिकता से वंचित कर देती है, कर सकती नहीं, कर ही देती है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, वैसे तो नियम तो यही कर सकती है, करे या नहीं, भाई बाई चांस ना भी करे, वो कोई कारण दे, तो बाकी ज़्यादातर केसेज में कर देती है, ठीक है। तो देखिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत अवैध प्रवासी भारत के नागरिक नहीं हो सकते, अवैध प्रवासी हैं जो भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एक्ट के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाएगा जो या तो बिना जरूरी कागजों के भारत में रह रहे हैं या वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहे हैं। तो अप्रवासी रूप से यानी गैर तरीके से भारत में कोई व्यक्ति रह रहा है, या फिर भारत में पहले तो उसने वीज़ा बनवा लिया, वीज़ा की सीमा समाप्त हो गई, फिर भी वो रह रहा है, तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना है। अब देखिए अवैध तरीके से जो होते हैं भारत में, जो निवास करते हैं, उनके लिए 2 एक्ट हैं दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। तो देखिए अवैध तौर पर रह रहे प्रवासी को द फॉरेनर्स एक्ट 1946। तो देखिए अवैध रूप से जो भारत में निवास करते हैं उनको
द फॉरेनर्स एक्ट 1946 यानी विदेशी अधिनियम 1946 के तहत क्या कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। ठीक है। और दूसरा है द पासपोर्ट एक्ट 1920, पासपोर्ट एक्ट 1920, इनके तहत या तो जेल भेजा जाता है या वापस उसको उसके देश भेज दिया जाता है। तो दो एक्ट यहाँ से ध्यान रखने हैं। अवैध जो रूप से यहाँ पर रहते हैं उनके लिए दो एक्ट आप ध्यान रखें, किन किन एक्टों के तहत उनको सजा या उनके देश में ही वापस कर दिया जाता है। द फॉरेनर्स एक्ट यानी विदेशी अधिनियम 1946 और द पासपोर्ट एक्ट 1920। ठीक है। इन आधारों पर आगे हम बात करते हैं। तो देखिए इसके साथ ही ऐसे भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में नागरिकता समाप्त करने के नियम भी तय किए गए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से भी नागरिकता समाप्त करने के नियम बनाए हुए हैं। अब देखिए, अब ये बातें एनआरसी के बारे में हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप थोड़ा सा देखना और सोचना ये है क्या। अब संशोधन बिल के बाद एनआरसी का खतरा मंडरा रहा है। जो 2019 का संशोधन बिल आया है उसके बाद असम में लोग खुद को रजिस्टर कराने के लिए परेशान हैं। अब देखिए कैसे समाप्त हो सकती है नागरिकता, ये मैं बता भी चुका हूं आपको। तो देखिए मोटे मोटे तरीके से हम देखते हैं तो नागरिकता समाप्त करने के नियम ये हैं। स्वैच्छिक त्याग, ये ध्यान रखें, है ना, यानी अपनी इच्छा से नागरिकता छोड़ दें। टर्मिनेशन माने आपकी नागरिकता बर्खास्त की जाए अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली है, यानी किसी दूसरे देश की क्या ले ली है दोस्तों, नागरिकता, तो बर्खास्त कर दी जाती है उसकी भारत से नागरिकता। नेक्स्ट है कि भाई एक तरीका था आपको आपकी नागरिकता से वंचित करना। सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है अगर नागरिक किसी तरह के राष्ट्र विरोधी काम में लिप्त पाया जाता है। बात यहाँ पर यह है कि भाई किसी दुश्मन देश के लिए जासूसी कर रहे हों, चलते युद्ध में देश के खिलाफ काम कर रहे हों। इन आधारों पर मैं बता चुका हूँ आपको, और अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये तो नागरिकता एक्ट 1955 की बात है। अब हम जानते हैं कि नए जो अधिनियम बना है 2019, उसमें क्या है दोस्तों। देखिए जो अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो 2019 जो अब अधिनियम बन चुका है, ये आप नो डाउट ध्यान रखें, क्योंकि कई स्टूडेंट और कई जगह ये लिखा हुआ है कि ये बिल ही है अभी, तो क्या है कि ये बन चुका है, ये अधिनियम बन चुका है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे पूर्वोत्तर भारत में ना, ये जो CAA बोलते हैं इसको, मेनली CAA, और जब ये बिल था तब CAB बोलते थे दोस्तों, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन विधेयक था। अब ये CAA हो गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि भाई पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका क्या होता है, विरोध होता है, और दिल्ली में भी इसके लिए भूख हड़ताल पर लोग बैठ जाते हैं। कोविड-19 चल गया, अन्यथा बहुत काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली में इसका विरोध होता रहा। विपक्ष भी अपने अपने क्या दे रहा है इस पर, विपक्ष कह रहा है कि भारत है जो यहाँ पर अपने वोट बैंक को, मतलब जो सरकार है, भारत सरकार है जो, यानी बीजेपी गवर्नमेंट है जो अपना वोट बैंक बना रही है, जबकि और ये भी कहा है हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है। ऐसा किसने कहा है, अखिल गोगोई ने कहा है, जो विपक्ष का नेता है असम में, उन्होंने कहा है ये बात। और सरकार का क्या तर्क है दोस्तों इसमें, सरकार का तर्क, अच्छा इसमें होगा क्या, तो दोस्तों इसमें 3 देश, कितने देश, 3 देश, एक तो पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक अफगानिस्तान, ये 3 देशों की बात हुई है मात्र इसमें, कि भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में
जो माइनॉरिटी हैं यानी अल्पसंख्यक हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो दोस्तों पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन है? पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं और पारसी हैं साहब। तो कितने? 6 आपसे पूछा जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारत, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, जिनमें कितने धर्म के लोगों को शामिल किया गया है? तो 6 धर्म है दोस्तों। कितने हैं? 6। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे कि भाई नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत कौन कौन से देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी? तो वहां पर ऑप्शन आ जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कर देना, एक दे दिया जाएगा इनमें से, बाकी 3 अलग दे दिए जाएंगे, तो आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 देशों की बात हुई है इसमें, और 6 धर्मों की बात, दोनों अच्छे से ध्यान रखने हैं आपको। भाई 6 धर्मों की बात हुई है, कौन कौन से? हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। जैन और पारसी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम, तो मुसलमान इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो मुस्लिमों का विरोध करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई इसमें क्या है, भाई पाकिस्तान में भी मुस्लिम क्या है? मेजॉरिटी में है। बांग्लादेश में मुस्लिम क्या है? मेजॉरिटी में है। और अफगानिस्तान में मुस्लिम क्या है दोस्तों? मेजॉरिटी में है। तो दोस्तों वहाँ पर तो माइनॉरिटीज पर क्या, देखिए कोई भी देश हो, चाहे भारत ही क्यों ना हो, माइनॉरिटीज पर क्या होता है? थोड़े अत्याचार होते हैं। तो भारत ने ये सोच करके ये अधिनियम लाया है, भारत सरकार, कि साहब जिन भी अल्पसंख्यकों को ऐसा लगता है कि मुझे पाकिस्तान में अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है, या बांग्लादेश में करना पड़ रहा है, या अफगानिस्तान में करना पड़ रहा है, तो वो भारत में आकर नागरिकता ले लें। ठीक है, तो अब यहाँ मुस्लिमों को देने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो तो क्या है, बहुसंख्यक है वहाँ पर, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा विपक्ष ये कह रहा है कि साहब आप आर्टिकल 15 का क्या कर रहे हो? यहाँ पर आर्टिकल 15 का विखंडन कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, उसका उल्लंघन कर रहे हो, ये विपक्ष का कहना है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आप एक एक करके इसको पढ़ लीजिए, आपको मजे आ जाएंगे। तो देखिए इस बिल के पारित हो चुका है दोस्तों। ये मैटर क्या है, थोड़ा सा अलग तरीके से लिख गया है। ये क्या अधिनियम बन चुका है? तो देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के भारत में रहने के हकदार हो जाएंगे। पहले ऐसा होने के लिए उन्हें भारत में 12 साल तक शरणार्थी के तौर पर समय गुजारना होता था। पहले क्या 12 साल तक यहाँ पर क्या करना होता था दोस्तों? शरणार्थी के तौर पर यहाँ पर समय गुजारना होता था। तो पहले 12 साल तक क्या उनको यहाँ शरणार्थी के रूप में रहना पड़ता था, फिर उसके बाद उन्हें क्या मिल जाती थी दोस्तों? नागरिकता। अब दोस्तों ये बिल आया था तब तो 7 साल की बात की गई थी कि अब 7 साल रहना पड़ेगा, लेकिन अब 5 साल कर दिया। ये ध्यान रखना कि 5 साल तक भारत में शरणार्थी के रूप में वो रह सकते हैं बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के, तो उनको क्या मिल जाएगी? यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी। तो ये बात की गई है माइनॉरिटीज के लिए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आएंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ये बात मैं समझा चुका हूँ पूरी। ठीक है, तो देखिए माइनॉरिटीज के बारे में, तो देखिए कौन है ये माइनॉरिटीज और बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग। 4 जनवरी
4 जनवरी 2019 को सिलचर की रैली में, जब यहाँ पर आम चुनाव हो रहे थे दोस्तों, तो देखिए 4 जुलाई 2019 को सिलचर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बिल को पास करने की बात की थी। अब पास हो चुका है दोस्तों, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या फ़ायदा सोचकर उन्होंने ये किया है। तो देखिए सरकार के इस कदम से वोटों की ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, क्योंकि असम में ऐसे लोगों की अच्छी खासी जमात है जो बांग्लादेश से आए हैं और धर्म से हिंदू हैं। अब उन्हें भारत में संवैधानिक हक मिल जाएगा। तो दोस्तों इससे उनको क्या, इनका देखिए फोकस ये भी था साथ में। देखिए लालच तो सबको होता है, तो बीजेपी को ये क्लियर था कि बहुत सारे लोग हैं जो बांग्लादेश से जो हिंदू हैं वो असम में रह रहे हैं उनके, और वो ज़्यादातर हिंदू हैं, तो उनको नागरिकता आप दे दोगे तो वो क्या वोट आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत एक बड़ा मैटर था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या है, सरकार का पक्ष देख लेते हैं हम। तो देखिए भाजपा का कहना है कि जिन लोगों का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, पूजा पाठ पर हमले किए जा रहे हैं, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें सहज सरल तरीके से नागरिकता देना ही इस विधेयक का उद्देश्य है। तो ये मैं बता ही चुका हूँ कि गवर्नमेंट क्या बात कह करके अपना पक्ष रख रही है कि साहब जिनका उत्पीड़न हो रहा है, पाठ पूजा नहीं करने दे रहे हैं और महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, सेक्सुअली हरेसमेंट किया जा रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं। इस वजह से उनको सम्मान पूर्वक और नैतिक जीवन जीने के लिए ये संशोधन हम करेंगे, और कर दिया साहब, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का पक्ष था। तो काफ़ी हद तक ये ठीक भी है दोस्तों, अत्याचार चल भी रहे हैं, है ना। बाकी कुछ उनका भी काफ़ी हद तक खुद का भी इसमें लालच छिपा हुआ है, सीधी सी बात है। अब देखिए सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखना बंद किया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि इस अधिनियम को या सांप्रदायिक तौर पर देखना बंद कर दिया जाना चाहिए। घुसपैठिए होते हैं, उनमें जो लोग उत्पीड़न के कारण आते हैं उनमें अंतर करना हमारा नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है। उनका कहना है सरकार का कि भाई इसका सांप्रदायिक तौर पर आप धर्म के आधार पर जो विरोध कर रहे हैं वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि घुसपैठिए होते हैं और एक शरणार्थी होता है। ये बात कही है गवर्नमेंट ने। अब हम बात करते हैं असम के जो विपक्ष के नेता हैं, अभी तो हम भाजपा के नेता की बात करते हैं, विजय गुप्ता की। असम प्रदेश में भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं विजय गुप्ता, वो क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक देश में संसद से बड़ा और क्या हो सकता है। हमारी पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे पर सभी घटक दलों के साथ बात की है। इस बातचीत का नतीजा है कि इस बिल का पहले जो प्रारूप था और अब जो प्रारूप आएगा उसमें अंतर होगा। हम पहले से सार्वजनिक तौर पर कहते आ रहे हैं कि धार्मिक उत्पीड़न के तहत पड़ोसी देशों से आने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब जो भी होगा वह संसद के पटल पर ही होगा। तो असम में जो भाजपा के लीडर हैं विजय गुप्ता, उनका कहना है कि हमने सभी घटक दल जितनी भी पार्टियां हैं उनके साथ बात की है, उसके बाद ही ये विधेयक लाया गया और अब ये अधिनियम भी बना दिया गया। और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, जो अन्य देशों में माइनॉरिटीज बने हुए हैं, अल्पसंख्यक बने हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जैन बौद्ध और ईसाई और पारसी, इनको भारत की नागरिकता देना हमारा काम है, ठीक है। तो ये बात आपको आ गई होगी समझ में, कई बार बता चुका हूँ। अब देखिए और विपक्ष के तर्क क्या हैं, दोस्तों ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इनके बारे में मैं बता चुका हूँ इस समय। तो देखिए असम के किसान नेता अखिल गोगोई कहते हैं, भारत का संविधान हमारे सांसदों को भारतीय नागरिकों के हक में काम करने का अधिकार देता है, लेकिन मौजूदा सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के नागरिकों को यहाँ लाकर बसाने के लिए काम कर रही है। भाई विपक्ष का कहना यह है कि भाई
हमारा संविधान ये कहता है कि भाई भारत के लोगों के लिए काम किया जाए, भारत के लोगों को अधिकार दिया जाए। ये बात मतलब यहाँ पर रखी गई है अखिल गोगोई के द्वारा। और केंद्र सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों को लाकर बसा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत में सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा हुआ है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जुड़ा था, जिसमें कहा गया है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस वजह से इनका ये पक्ष थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं, भले ही इस बिल से असम के लोगों का जीवन खतरे में क्यों न पड़ जाए, ये बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, ऐसा अखिल गोगोई कहते हैं, विपक्ष के लीडर। और हम इसका विरोध करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर किसी नागरिक को नागरिकता नहीं दी जा सकती है। भाजपा इस विधेयक के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा है जो इस अधिनियम के द्वारा हिंदुत्व के एजेंडे को क्या कर रही है, मजबूत कर रही है। और हमारे आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी है, समता का अधिकार है, उसमें धर्म, वंश, लिंग, जाति पाति इनके बारे में जो बातें हुई हैं उसका यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ये विपक्ष का तर्क है, ठीक है। ये क्या मैं इतना अच्छा मैटर आपको क्यों दे रहा हूँ, यदि आप में से कोई भी यूपीएससी लिखने जाओगे आपको वहाँ पर बिल्कुल बैलेंस उत्तर देना होगा। गवर्नमेंट का पक्ष क्या है, विपक्ष का पक्ष क्या है, बातें तो आपको सारी समझ आ ही गई। छोटे एग्जाम में तो इतना सा पूछा जाएगा कि भाई नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत कौन कौन से देशों के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को। कितने धर्म के लोगों को दी जाएगी, 6 धर्म के लोगों को, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ठीक है, इनको दी जाएगी, है ना। मुस्लिम नहीं है, बाई चांस गलती से कभी मैंने कह दिया हो तो, ठीक है। आगे हम देखते हैं, वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये विधेयक भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। विपक्षी तर्क कर रहे हैं कि ये विधेयक अगर पारित हो गया तो भारत का संवैधानिक विचार मूल रूप से बदल जाएगा। दोस्तों ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन ये पारित हो गया है, ये पारित हो गया है। बदल जाएगा। भारत और पाकिस्तान जब 2 देश बने तो पाकिस्तान मुसलमानों का देश बना था, लेकिन हिंदुस्तान की कल्पना ये थी कि ये सभी धर्मों, जाति के लोगों के लिए बराबरी का देश होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर किसका है, ह्यूमन राइट कमीशन का तर्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, HL दत्तू। कब बना था NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, दोस्तों ये बना था 1978 में, 12 अक्टूबर 1978। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए दोस्तों, ये थी आज की संविधान की 7th क्लास, जिसमें हमने भाग 2 भी कंप्लीट कर लिया है। कल हम भाग 2 से संबंधित सभी संविधान संशोधन पढ़ेंगे। उसके बाद भाग 3, 4, 5 आगे का संविधान बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं आपको पूरी पृष्ठभूमि भाग 1 और 2 में यदि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको उसका आंसर दूंगा। कोई भी प्रकार की आपको समस्या हो, आप यूपीएससी यानी यूपीएससी में IAS का पेपर दे लीजिए, कोई भी CDS का पेपर दे लीजिए। आप राजस्थान में आप RPSC में लेक्चरर का, RPSC में RS का, आप पटवार, पुलिस, जो भी आप एग्जाम दोगे आपको तो बड़ा ऐसा लगेगा यार पॉलिटी है क्या, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व लाइक करें, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए मेरे विद्यार्थी होने के नाते। अच्छा, कर्तव्य क्या होते हैं, वाद योग्य नहीं होते हैं दोस्तों। तो आपका कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बाकी मैं कहीं न्यायालय में तो जाऊंगा नहीं आपके खिलाफ। थैंक यू दोस्तों।